नमस्कार, मेरा नाम है श्रवण कुमार और काइजन क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है। और जो हमारी यूनिट है यूनिट नंबर 1, नेचर एंड बिहेवियर ऑफ मैटर। तो आज का जो हमारा टॉपिक की शुरुआत होगी वो उसका टॉपिक का नाम होगा गैसियस स्टेट। तो चलिए हम लोग बिना टाइम को वेस्ट करते हुए गैसियस स्टेट के बारे में जानते हैं। गैसेस क्या होती हैं और उनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो हमारा टॉपिक नंबर आज ये 3rd है। गैसेस हम लोग किन्हें बोलते हैं, गैसेस की डेफिनेशन क्या है, गैस की परिभाषा क्या होती है। तो गैस की परिभाषा होती है कि गैस उन सब्सटेंस को बोलते हैं जिन सब्सटेंस में जो कण होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, उनके बीच में गैप होता है। गैस होने की यही कंडीशन है कि अगर किसी भी सब्सटेंस के अंदर, किसी द्रव्य के अंदर अगर पार्टिकल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं गैस। सबसे पहले मैं यहां पर कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं, और अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो गैस में कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे। जैसे आप लोग जानते हैं ऑक्सीजन गैस बहुत ही फेमस गैस है, हाइड्रोजन गैस, ऐसे ही नाइट्रोजन गैस, ऐसे ही फ्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस। इनके अलावा आपने नाम सुना होगा हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन एंड रेडॉन। 1 2 3 4 5 गैसेस तो ये एग्जिस्ट करती हैं जो एलिमेंट की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, तत्व की अवस्था में पाई जाती हैं, ठीक है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। और ये जो 6 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिए, इन्हें हम लोग बोलते हैं अक्रिय गैस, नॉन रिएक्टिव गैस, या फिर इनका इंग्लिश में नेम होगा नोबल गैसेस। नोबल गैस हम लोग इन्हें बोलते हैं क्योंकि ये ऐसी गैसेस हैं, एक तो ये एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, परमाणु की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, सिंगल एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, और ये गैसेस किसी के साथ में रिएक्ट नहीं करती, किसी के साथ में अभिक्रिया नहीं करती, इसीलिए हम लोग इन्हें बोलते हैं नोबल गैस। नोबल गैस में हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन और रेडॉन ये आती है। इनके अलावा अगर ये गैसेस आपस में रिएक्शन करें तो आपस में रिएक्शन करके कुछ नई गैस बनाती है, कुछ मॉलिक्यूल बनाती है। जैसे कुछ एग्जाम्पल आपके सामने अगर यहां पर लिए जाएं तो CH4 इसे हम लोग बोलते हैं मीथेन गैस, CO2 इसे हम लोग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO इसे हम लोग बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ऐसे ही NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। एक होता है N2O, बहुत इंपॉर्टेंट गैस है ये, इसे हम लोग बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, इसका नाम होगा नाइट्रस ऑक्साइड।
और यही वो गैस है जिसे हम लोग बोलते हैं लाफिंग गैस। लाफिंग गैस हम लोग इसे ही बोलते हैं। ऐसे ही SO2, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और ऐसे ही एक नाम आता है SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। ये कुछ हमने कॉमन एग्जाम्पल लिए गैसेस के, जो आप लोग अपने सिलेबस में पढ़ेंगे। गैसेस के एग्जाम्पल्स हैं ये सारे के सारे। ओके, कुछ कमर्शियल गैसेस भी होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी गैसेस जो इंडस्ट्री में यूज होती है, जैसे LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसके अंदर कौन सी गैस होती है? जैसे CNG, कंप्रेस नेचुरल गैस, उसके अंदर कौन सी गैस होती है? ऐसे ही कई तरह की और भी गैसेस होती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर हम बात करें गैसेस के कुछ अदर एग्जाम्पल की, LPG, LPG मेनली 3 गैसेस का एग्जाम्पल है। मेनली इसके अंदर 3 गैस प्रेजेंट होती है। जैसे इसके अंदर एक तो होती है ब्यूटेन, एक इसके अंदर प्रेजेंट होती है आइसोब्यूटेन, ये भी ब्यूटेन का ही एक स्ट्रक्चर है, और एक इसके अंदर होती है प्रोपेन। आइसोब्यूटेन LPG के अंदर मेन गैस होती है। ऐसे ही अगर बात करें हम लोग CNG, ये नेचुरल गैस का एग्जांपल है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और LPG को हम लोग बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ये तो है कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल। ओके, ये इतने सारे एग्जांपल हैं गैसेस के। अगर आप लोग पहले पेज पर देखें तो ये तत्व की अवस्थाओं में पाए जाने वाली गैसेस, ये भी और ये भी। ये वाली गैसेस डाई एटॉमिक फॉर्म में पाई जाती है। डाई एटॉमिक का मतलब ये 2 एटम से मिलकर बनी होती है। जैसे ऑक्सीजन होता है O2, हाइड्रोजन होता है H2, और नाइट्रोजन N2 होता है, फ्लोरीन F2 होता है, क्लोरीन Cl2 होता है। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें इन वाली गैसेस की, जिन्हें हम लोग नोबल गैसेस बोलते हैं, अक्रिय गैसेस बोलते हैं, या फिर हम लोग इन्हें बोलते हैं नोबल गैसेस, नॉन रिएक्टिव गैसेस होती है। हीलियम का सिंबल होता है He, नियोन का सिंबल होता है Ne, आर्गन का सिंबल होता है कैपिटल A स्मॉल r Ar, क्रिप्टन का सिंबल होता है Kr, जीनन का सिंबल होता है Xe, और रेडोन का सिंबल होता है Rn। ओके, समझ गए होंगे आप लोग बात को। बाकी ये गैसेस है जो इनमें आपस में रिएक्शन हुई, जैसे कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, या फिर कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ आपस में रिएक्शन करके, इनकी रिएक्शन के बाद जो गैसेस बनती है, इन्वायरमेंट में पाई जाती है, वो सब गैसेस के अंदर प्रेजेंट है। और 2 एग्जाम्पल हमने आपके सामने ये वाले डिस्कस किए, इन्हें भी आपको याद रखना है। एक और चीज मैं इसके अंदर यहां पर ऐड कर रहा हूं कुछ, जैसे अगर आप ये जाने कि गैस वेल्डिंग में यूज होने वाली गैस कौन सी होती है, गैस वेल्डिंग में यूज होने वाली गैस, तो गैस वेल्डिंग में यूज होने वाली गैस का नाम है एसिटाइलीन गैस, जिसका फॉर्मूला होता है C2H2। और यही वो गैस है जो फलों को पकाने में सहायता करती है, फ्रूट्स राइपनिंग में हेल्प करती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि गर्मियों के दिनों में आम को पकाया जाता है, तो आम को पकाने के लिए हम लोग यूज करते हैं कार्बेट। मार्केट में कार्बेट नाम का केमिकल आता है, पत्थर आता है, और वो कार्बेट एक कागज में ऐसे बांध कर उसे
कच्चे फलों के बीच में रख दिया जाता है, जिससे वो जो कच्चे फलों के आसपास की नमी है वो कार्बेट उस नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और उस नमी को एब्जॉर्ब करने के बाद में वहां से एक गैस रिलीज करता है। और वो गैस कौन सी होती है? C2H2, जिसे हम लोग बोलते हैं एसिटिलीन गैस। ये एसिटिलीन गैस गैस वेल्डिंग में यूज होती है एज ए फ्यूल, फ्यूल की तरह वहां पर यूज होती है। गैस बर्न होती है ऑक्सीजन के साथ में और गैस वेल्डिंग करती है, और यही वो गैस है जो फलों को पकाती है, फलों को पकाने में सहायता करती है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल हुए गैस के। अब हम ये जानेंगे वायुमंडल में, इन्वायरमेंट में अलग अलग गैसेस का कितना कितना कंपोजिशन, कितने कितने परसेंट कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट है। तो देखिएगा, अगर हम बात करें इन्वायरमेंट में कंपोजिशन ऑफ गैसेस, कंपोजिशन ऑफ गैसेस, गैसेस का कंपोजिशन कैसे कैसे होता है। तो इन्वायरमेंट के अंदर कहते हैं कि 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, लगभग 21.5% ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, और जितना भी पार्ट अब बचता है लगभग 0.5% बचता है, 0.5% रेस्ट ऑफ ऑल गैसेस इसके अंदर पाई जाती है। इसके अंदर सारी चीजें आ जाएंगी जो मैंने यहां पर लिखी। जैसे अगर हम बात करें इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी, तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2, SO3, NO2, या फिर जो बाकी नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन और रेडोन। बाकी जितनी भी गैसेस हैं उनका कंपोजिशन इन्वायरमेंट में, वायुमंडल में कम होता है। ठीक है, 78% अकेली नाइट्रोजन है, 21.5% ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है, और 0.5% बाकी सब गैसेस का मिक्सचर इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये जो धरती का तापमान या उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट है, वायुमंडल है, उसका तापमान लगातार बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो वो किस कारण इंक्रीज हो रहा है? तो उसके इंक्रीज होने का जो मेन कारण है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परसेंटेज, कंपोजिशन इस पूरे कंपोजिशन में बहुत ही कम है। कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल गैस, वैसे तो 2-3 गैस है, CH4 भी होती है, SO2 भी होती है, सब सारी है। मेन गैस यहां पर CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कंट्रीब्यूशन केवल इतने परसेंट है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में इन सभी गैसियस मिक्सचर में प्रेजेंट है। ठीक, तो ये तो मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको बताया कौन कौन सी गैसेस आपको याद करनी है और कौन कौन सी गैसेस नेचर में एग्जिस्ट करती हैं। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, गैसेस की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। ये एग्जाम्पल है गैस के। ठीक है, देखिए डेफिनेशन क्या है गैस की।
gases are those substances, gases are those substances which are highly compressible, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों में सबसे ज्यादा कंप्रेशन, सबसे ज्यादा कंप्रेस कौन से सब्सटेंस को किया जा सकता है, और वो है गैस। सॉलिड के बारे में हमने बताया था कि सॉलिड आर इनकंप्रेसिबल, नॉन कंप्रेसिबल, नॉट कंप्रेस्ड। और लिक्विड के बारे में बताया था कि लिक्विड आर स्लाइटली या लेस कंप्रेसिबल, लिक्विड कंप्रेस हो सकते हैं लेकिन कम। सबसे ज्यादा अगर कोई सब्सटेंस, अगर कोई द्रव्य, कोई मैटर अगर कंप्रेस हो सकता है तो वो क्या है, वो है आपका गैसेस। ठीक है, अगर हम ये कहें कि एक पूरे कमरे की गैस, एक कमरे के अंदर ऑक्सीजन गैस है, पूरे कमरे में ऑक्सीजन गैस भरी हुई है नीचे से लेके ऊपर तक, इधर से लेके इधर तक, और अगर हमें उसे कंप्रेस करके एक छोटे से सिलेंडर में फिल करना है तो वी कैन डू, हम लोग कर सकते हैं। हम उस गैस को इकट्ठा करके एक सिलेंडर के अंदर फिल कर सकते हैं। पहले तो वो इतने बड़े वॉल्यूम के अंदर प्रेजेंट थी और अब वो एक छोटे से सिलेंडर में आसानी से फिल हो सकती है। ठीक, तो हाईली कंप्रेसिबल होती है गैस। गैस के बारे में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ये है कि गैस सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में सबसे हल्का सब्सटेंस होता है, लाइटेस्ट इन वेट। ठीक है, तो कह सकते हैं डेंसिटी ऑफ गैसेस, डेंसिटी ऑफ गैसेस इज लीस्ट। और जब लीस्ट वर्ड यूज करते हैं तो उसका मतलब सबसे कम है, जो अदर सब्सटेंस है उनसे भी कम है। सो दैट gases are lightest substance, जितने भी सब्सटेंस होते हैं उनमें सबसे हल्का सब्सटेंस, उन सब में सबसे लाइट वेट का जो सब्सटेंस होता है वो क्या है, वो गैस है। ठीक, उसके बाद में बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। वॉल्यूम, और वॉल्यूम के साथ में बात कर रहा हूं शेप की, शेप की भी हम लोग बात करेंगे। वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी चेंज, और कैन बी चेंज अगर वर्ड आ रहा है तो हम कह सकते हैं नॉट फिक्स्ड। गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं है, यही बात शेप के बारे में। ऑल्सो शेप ऑफ गैसेस इज नॉट फिक्स्ड। कहते हैं कि जिस कंटेनर में हम लोग गैस को फिल करेंगे उसी की शेप ऑक्यूपाई कर लेगी और उसी का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी। वॉल्यूम गैस का बार बार चेंज होता है, इट डिपेंड अपॉन साइज ऑफ कंटेनर एंड शेप ऑफ कंटेनर। ठीक है, ना तो वॉल्यूम फिक्स है और ना ही शेप फिक्स है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने आपके सामने बताई, किसके बारे में, गैसेस के बारे में। अब मैं आपको 3 पॉइंट और लिखवा रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हें ध्यान से देखिएगा आप लोग गैस के बारे में। जैसे मैं आपको बताऊं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ। पहला पॉइंट ये, एक होता है काइनेटिक एनर्जी,
हिंदी में हम लोग इसे बोलते हैं गतिज ऊर्जा। ठीक, काइनेटिक एनर्जी, कोई पार्टिकल कितनी तेजी से मूव करता है। गैसेस की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस इज मैक्सिमम। मैक्सिमम बोल दीजिएगा, हाईएस्ट बोल दीजिएगा, एक ही बात। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस इज मैक्सिमम और हाईएस्ट। ठीक है, एक तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अलग अलग तरह की गैसेस होती है। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे हल्की, सबसे लाइट वेट की गैस कौन सी है, तो वो गैस का नाम है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हुआ, हाइड्रोजन इज ए लाइटेस्ट। लाइटेस्ट मतलब सबसे हल्की गैस। और ये जो बैलून्स होते हैं जो हवा में, इन्वायरमेंट में उड़ाए जाते हैं, उड़ते हैं, उनमें कौन सी गैस भरी जाती है? हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस। सो दैट हाइड्रोजन गैस is filled in बैलून्स, या फिर जो हॉट एयर बैलून्स होते हैं, जिनमें आपने देखा होगा कि एक ऐसा कुछ इस तरह का कुछ एक सरफेस तैयार की जाती है, एक ऐसा कंटेनर होता है, उसमें बहुत सारे आदमी बैठकर और एक बर्नर लगा रहता है, बहुत बड़ा बैलून होता है, उसे बोलते हैं हॉट एयर बैलून। हॉट एयर बैलून के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? मेन हाइड्रोजन है, एक और गैस होती है उसके अंदर, हीलियम। इन दोनों का मिक्सचर भरा होता है। हाइड्रोजन के बाद अगर कोई वेट के बाद नंबर किसी गैस का आता है, वो है हीलियम। तो ये दोनों ही गैस सबसे हल्की है, लाइट वेट की गैस है दोनों। तो हाइड्रोजन हीलियम का मिक्सचर फिल किया जाता है हॉट एयर बैलून में, जिसे यूज किया जाता है मेट्रोलॉजिकल सर्वे। ठीक है, मतलब जो ताजमहल वगैरह आसपास उसके आपने देखा होगा कि हॉट एयर बैलून वगैरह उड़ते हैं, तो उनमें उन गैस का यूज किया जाता है। तो लिख सकते हैं हम लोग पॉइंट, ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन प्लस हीलियम is used in hot air balloon। तो जो हॉट एयर बैलून्स होते हैं उनमें इनका यूज किया जाता है। ठीक है, 2 पॉइंट इनके अलावा और हैं, उन्हें भी आप लोग सुनिएगा। 2 पॉइंट और कौन से हैं इनके अलावा, देखिएगा। अच्छा, आप लोग जैसे जैसे मैं ये नोट करते जा रहा हूं, तो वीडियो को स्टॉप करके, पॉज करके आप लोग अपने नोट्स बनाते जाइएगा। और जिस पॉइंट में भी, जिस टॉपिक में भी कोई आपका डाउट है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उसे जरूर मेंशन करें कि सर ये वाला पॉइंट हमें समझ नहीं आया, इसे आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा से बता दीजिएगा। मैं कमेंट पढ़ के उनके कुछ पॉइंट नोट कर लूंगा और फिर वहां पर उन्हें डिस्कस कर दूंगा, या फिर कोई अलग लेक्चर बना सकते हैं हम लोग उसके लिए, उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहा हूं, हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन, इन 2 गैस की बात करेंगे हम लोग। ये जो हाइड्रोजन गैस है, इसका बॉइलिंग पॉइंट और नाइट्रोजन गैस का बॉइलिंग पॉइंट, मतलब इनका जो एक टेम्परेचर होता है कि जिस टेम्परेचर पर ये बॉइल होती है, या फिर जिस टेम्परेचर पर ये जमती है, फ्रीज होती है, वो टेम्परेचर क्या है? तो अगर हम लोग बात करें हाइड्रोजन की, लिक्विड हाइड्रोजन
is exist at -248 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर तक तो ये लिक्विड स्टेट में मिलेगी, और अगर इससे भी ठंडा कर देंगे, इससे 1 यूनिट भी अगर ठंडा कर दिया, ये इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाएगी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक ऐसे ही लिक्विड नाइट्रोजन की बात करते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन इज एग्जिस्ट, लिक्विड फॉर्म में किस टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करती है? एट -196 डिग्री सेल्सियस। ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लिक्विड नाइट्रोजन जो होती है वो क्रायोजेनिक नेचर की होती है। क्रायोजेनिक क्या होता है कि बहुत सारी चीजों को अगर हमें जमा के रखना है, फ्रिज करके रखना है, स्टोर करके रखना है, तो हम लोग उन्हें स्टोर करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में। जैसे एनिमल के स्पर्म, एग, सीड्स, सेल्स, ऑर्गन्स, इन सभी चीजों को अगर कहीं पर हम लोग स्टोर कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में, जिसका टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस। तो मैं एक पॉइंट यहां पर लास्ट पॉइंट से ऐड कर रहा हूं। लिक्विड नाइट्रोजन इज क्रायोजेनिक। अब ये वर्ड क्या है? क्रायोजेनिक। क्रायो वर्ड यूज करते हैं हम लोग लो टेम्परेचर के लिए। क्रायोजेनिक होती है बहुत ठंडी होती है, कूल होती है, ठीक है। इज क्रायोजेनिक इन नेचर, टेम्परेचर क्या होता है? -196 डिग्री सेल्सियस, एंड यूज्ड टू प्रिजर्व या फिर स्टोर सीड्स, स्पर्म, ओवम जिसे हम लोग एग बोलते हैं, सेल, टिश्यूज, एंड समटाइम ऑर्गन्स ऑल्सो। ठीक है, बॉडी के ऑर्गन्स को भी स्टोर करके रखा जा सकता है। जैसे अगर कोई ब्रेन डेड आदमी, जिसका ब्रेन डेड हो जाए, उसका हार्ट, उसकी किडनी, उसका लीवर अगर कहीं ट्रांसप्लांट करना हो, किसी ऐसे पर्सन को जिसके हार्ट में प्रॉब्लम है, या किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट होना है, किडनी ट्रांसप्लांट होनी है, तो उस किडनी को, उस हार्ट को, उस बॉडी के ऑर्गन को एक स्पेसिफिक कंटेनर में रखा जाता है, और उस कंटेनर के चारों तरफ एक ऐसी दीवार बनाई जाती है मोटी, थिक, जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन भरी जाती है, जिससे कि वो ऑर्गन उसके अंदर सेफ रहे और उसके अंदर उसके इंफेक्शन ना फैले, और उसे एक जगह से दूसरी जगह पर, एक सिटी से दूसरी सिटी में, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसपोर्ट इजीली किया जा सके। ठीक है, लंबे समय तक भी हम लोग इसे लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर कर सकते हैं। ठीक, तो ये जो मैंने आपके सामने जानकारी बताई, ये सारी की सारी जानकारी गैसेस के बारे में है, और यहां पर कुल मिलाकर गैसेस होती है कंप्लीट। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर आता है वो है स्टेट ट्रांजिशन। स्टेट ट्रांजिशन क्या होता है? मतलब मेल्टिंग और फ्रीजिंग किसे हम लोग बोलते हैं। जब कोई एक स्टेट दूसरी स्टेट में चेंज होती है, कोई चीज मेल्ट होती है, कोई चीज फ्रीज होती है, तो उसका क्या टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, क्या पॉइंट है, वो समझते हैं हम लोग बात को। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक का नाम जो इसके अंदर आएगा उसे हम लोग कहेंगे स्टेट ट्रांजिशन। और सिलेबस में स्टेट ट्रांजिशन के मेनली 2 टॉपिक्स गिवन है।
नंबर 1, पहला टॉपिक, मेल्टिंग। मेल्टिंग किसे बोलते हैं? सबसे पहली बात तो ये, मेल्टिंग को हिंदी में हम लोग बोलते हैं पिघलना। ठीक है, मेल्ट होना। पिघल जाना, इसे हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग। इंग्लिश में एक और इसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग, फ्यूजन। फ्यूजन वर्ड भी हम लोग यहां पर यूज करते हैं इसके लिए। ठीक है, तो ये भी हम लोग मेल्टिंग के लिए वर्ड यूज कर सकते हैं फ्यूजन, लेकिन मेन है मेल्टिंग। क्या होता है मेल्टिंग? जैसे हमारे पास में एक आइस क्यूब है, बर्फ का टुकड़ा। तो आइस क्यूब का मतलब टेम्परेचर कितना? टेम्परेचर इसका होगा 0 डिग्री सेल्सियस से कम। 0 डिग्री भी हो सकता है, उस पे भी आइस बन जाती है कभी कभी, लेकिन जनरली आइस बनती है लिक्विड वाटर से 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर। अगर 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर आइस एग्जिस्ट करेगी, एक आइस क्यूब है, तो ये जो आइस क्यूब है, अगर हम इसे टेम्परेचर दें, ठीक है, टेम्परेचर देने का मतलब इसे हम लोग हीट करें, गर्म करें इसे। तो जब इसे टेम्परेचर देंगे, जब इसे हम लोग हीट करेंगे, तो अभी तो ये सॉलिड है, आइस क्यूब सॉलिड होते हैं। पहले तो ये कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। हम ऐसे दिखा सकते हैं कि ये कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर ये पानी इसके अंदर भर गया है। ये लिक्विड H2O। तो मेल्टिंग क्या होता है? मेल्टिंग होता है किसी भी सॉलिड को अगर उसके मेल्टिंग पॉइंट तक हीट किया जाए। मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, उसे, उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और ये फिनोमिना कहलाता है मेल्टिंग, व्हेन सॉलिड इज कन्वर्ट इनटू लिक्विड आफ्टर गिविंग टेम्परेचर, आफ्टर गिविंग हीट। ओके, तो हम एक लाइन में लिख भी सकते हैं कि व्हाट इज मेल्टिंग। तो मेल्टिंग में यहां पर लिख रहा हूं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इंटू लिक्विड। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इंटू लिक्विड in the presence of heat or temperature is called मेल्टिंग। ठीक है, तो ये कहलाती है मेल्टिंग। आई बात समझ में? तो मेल्टिंग किसी भी चीज की हो सकती है, किसी भी सॉलिड की हो सकती है। मेल्टिंग प्लास्टिक की भी हो सकती है, मेल्टिंग ग्लास की भी हो सकती है, मेल्टिंग मेटल्स की भी हो सकती है। जैसे आयरन को मेल्ट करके अलग अलग शेप में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे एल्यूमिनियम को, कॉपर को, जिंक को,
सिल्वर को, गोल्ड को मेल्ट करके अलग अलग शेप में, अलग अलग तरह की स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया जाता है, तो उन सब की भी मेल्टिंग होती है। मेल्टिंग मतलब होता है जब किसी भी सॉलिड को हम लोग उस टेम्परेचर तक हीट करते हैं जिस टेम्परेचर पर जाने पर वो अपने आप को लिक्विफाई कर ले, लिक्विड में कन्वर्ट कर ले, उसे बोलते हैं हम लोग मेल्टिंग। और सभी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। जैसे मैं कुछ के एग्जांपल बताऊं आपको, ठीक है, वीडियो को आप लोग पॉज कर करके और नोट भी कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल यहां पर बताता हूं। जैसे अगर हम लोग बात करें आइस, आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में 273 केल्विन, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें आयरन, ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। आयरन का मेल्टिंग पॉइंट लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस होता है। और एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि वो आयरन प्योर है या इम्प्योर है, इस बात पे भी डिपेंड करता है। तो ये थोड़ा वेरी भी करता है, 1200 से लेके लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर पर आयरन मेल्ट होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब अलग अलग मेटल का, अलग अलग सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। ये हुआ मेल्टिंग। अब इसी के साथ में एक टर्म आता है फ्रीजिंग। व्हाट इज फ्रीजिंग? फ्रीजिंग हम लोग किसे बोलते हैं? तो फ्रीजिंग क्या हुआ, देखो फ्रीजिंग दूसरा पॉइंट है इसका। देखिए, फ्रीजिंग मेल्टिंग का अपोजिट फिनोमिना है, ठीक है। तो पहली लाइन तो उसके अंदर यही हो जाएगी, इट इज अपोजिट फिनोमिना ऑफ मेल्टिंग। फ्रीजिंग में टेम्परेचर रिलीज होता है, मेल्टिंग में टेम्परेचर एब्सॉर्ब होता है, ठीक है। ये मैं लाइन लिख रहा हूं यहां पर। इन फ्रीजिंग टेम्परेचर इज रिलीज्ड। थोड़ा सा आप लोग इस बात को फोकस करेंगे। टेम्परेचर रिलीज होगा, ऐसी रिएक्शन जिसमें टेम्परेचर रिलीज होता है, ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक, ठीक है। एक्सोथर्मिक वर्ड हम लोग यूज करते हैं यहां पर। मैं लिख रहा हूं यहां पर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मतलब जिसमें हीट बाहर निकलती है। एक्सोथर्मिक हिंदी बोलते ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। जबकि इसका उल्टा, जो मेल्टिंग होता है उसमें हीट एब्सॉर्ब होती है, ठीक है, वो एंडोथर्मिक फिनोमिना है। इन मेल्टिंग टेम्परेचर इज एब्सॉर्ब। टेम्परेचर यहां पर क्या होता है स्टूडेंट? एब्सॉर्ब होता है। कैसा फिनोमिना है? एंडोथर्मिक प्रोसेस। और एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब ऊष्मा शोषी, जो एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है, ठीक। ये थोड़ा सा पॉइंट आपको ध्यान रखें। एग्जांपल में दे रहा हूं आपको यहीं पे, इसके साथ ही आइस, लिक्विड वाटर आइस में कन्वर्ट होता है फ्रीजिंग करके। तो जब लिक्विड वाटर आइस में कन्वर्ट होता है, लेकिन वो आइस में कन्वर्ट करना पड़ता है फ्रीजर में रख के, लिक्विड वाटर को फ्रीजर में रख के टेम्परेचर कम होता जाएगा, टेम्परेचर बाहर निकलेगा और तब जाकर आइस बनेगी। किस टेम्परेचर पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर। जब पानी का टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज करके 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम पर लाया जाता है,
तो धीरे धीरे आइस बननी स्टार्ट होती है और उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग। जनरली फ्रीजिंग वर्ड हम लोग जो यूज करते हैं वो वाटर के लिए यूज करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल वाटर के लिए ही यूज करते हैं। हम वाटर के अलावा जो अदर सब्सटेंस है जैसे CO2 गैस, ठीक है, ड्राई आइस बोलते हैं हम लोग CO2, जब CO2 गैस को जब हम लोग जमाते हैं, फ्रीज करते हैं, तो उसे भी हम लोग जमाते हैं, उसकी भी फ्रीजिंग होती है। पहले गैस को कन्वर्ट करते हैं हम लोग लिक्विड में और फिर लिक्विड को कन्वर्ट करते हैं हम लोग सॉलिड में, ड्राई आइस, ठीक है। तो ये भी फ्रीजिंग का एग्जांपल है, लेकिन जनरली फ्रीजिंग वर्ड हम लोग यूज करते हैं किसके लिए? वाटर के लिए, ठीक है। इसके अलावा आइसक्रीम वो भी फ्रीज होती है, मिल्क वो भी फ्रीज हो सकता है, और अदर सब्सटेंस वो भी फ्रीज हो सकते हैं। तो ये दोनों में एक कनेक्शन है, फ्रीजिंग और मेल्टिंग में, ठीक है। अब कुछ 3 डेफिनेशन इसके अंदर और आती है इनके अलावा। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे क्या कॉन्सेप्ट है। 3 नाम मैं यहां पर और ले रहा हूं, ये सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, और उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वॉल्यूम, डेंसिटी, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, ये सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। इसी टॉपिक से कनेक्टेड 3 टॉपिक और हैं, 3 डेफिनेशन और हैं आपके सिलेबस में। एक का नाम है इवेपोरेशन, एक का नाम है कंडेंसेशन, और एक का नाम है सब्लिमेशन, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, और 3 डेफिनेशन है, 3 डेफिनेशंस। नंबर 1 इवेपोरेशन, नंबर 2 कंडेंसेशन, और नंबर 3 सब्लिमेशन। ये 3 वर्ड हैं, और ये तीनों के तीनों वर्ड भी सब्सटेंस, जो अलग अलग तरह के सब्सटेंस होते हैं और जब वो अपनी स्टेट चेंज करते हैं उनके लिए हम लोग यूज करते हैं, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और सब्लिमेशन। लेकिन इसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि आज का लेक्चर ज्यादा लेंदी हो जाएगा वरना। और यहां तक आप लोग अपने नोट्स तैयार रखिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरुआत जो करेंगे वो इन 3 टॉपिक से करेंगे, और इन 3 टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद में कुछ एलिमेंट है, कंपाउंड है, मिक्सचर है, कुछ इनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग इन लेक्चर्स का फायदा उठा रहे होंगे। पहला लेक्चर जो हमने सिलेबस का स्टार्ट किया था वो आपको समझ आया होगा, और ऐसे ही आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे। आप लोग सभी स्टूडेंट चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, और जो भी आपके डाउट्स हैं उन्हें आप लोग कमेंट सेक्शन में सेंड करिएगा। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में आपके जितने भी डाउट्स हैं, क्वेश्चन हैं, वो हम लोग सोल्व करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।